फ्रेंड्स, मैं हेमलता सिंह आपका हेमलता साइकोलॉजी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको असामान्यता का वर्गीकरण कराने वाली हूँ। असामान्यता का वर्गीकरण थोड़ा विस्तृत है, इसलिए मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो सेंड करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप इसके नोट्स स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएं। सबसे पहला टॉपिक जो है वह है असामान्यता के प्रकार। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, असामान्यता केवल मात्रा पर आधारित होती है, यानी कि सामान्य व्यवहार में जब कोई मात्रा बढ़ती है या घटती है संवेग के रूप में या किसी पर्टिकुलर व्यवहार के रूप में, कोई पर्टिकुलर व्यवहार जब बहुत ज़्यादा घटता है या बढ़ता है तो असामान्यता प्रदर्शित होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक संवेग का उदाहरण ले रही हूँ, हंसना, खुश होना। तो व्यक्ति जब हंसता ही रहता है, हर समय हंसता रहेगा, दुखद परिस्थितियों में भी हंसता रहेगा, तो जब कभी कोई ऐसी दुखद परिस्थिति भी आए उसमें भी हंस रहा है और ऑल टाइम वो हंसता ही रहता है, बेवजह हंसता है, तो ये एक असामान्यता का द्योतक होगा। लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं हंसता है, जब उसके जीवन में खुशी का माहौल होता है, तब भी वह हंसता नहीं है और बिल्कुल मौन रहेगा, किसी से ना बात करेगा और ना ही किसी तरह की कोई खुशी का अनुभव करेगा, तो ऐसे भी असामान्यता प्रदर्शित होती है। यानी कि किसी भी व्यवहार का अतिरंजित रूप, यानी घटा हुआ या बढ़ा हुआ रूप। तो संवेग कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे हंसना, रोना, प्रेम करना, घृणा करना। तो ये जो संवेग हैं, क्रोध आना, डरना, ये सारे संवेग के रूप हैं। तो जब संवेग, मैंने एक उदाहरण आपको संवेग का ही दिया है, संवेग बहुत ज़्यादा मात्रा में घटा हुआ हो, जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो ये भी एक असामान्यता का ही द्योतक होता है। दोस्तों, फ्राइड ने एक ऑब्जेक्टिव कैथेक्सिस का एक सिद्धांत दिया था। मैं आपको उसका एक टॉपिक बता रही हूँ यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके व्यक्तित्व में प्रेम और घृणा दोनों ही एक पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जैसे आप परिवार में रहते हैं तो आप अपने भाई बहनों से प्रेम भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप प्रेम के साथ साथ उनसे घृणा भी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे के प्रति पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा झुकाव है और एक बच्चे को वह बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो दूसरा बालक है उसके अंदर जेलसी का भाव आएगा और वह उसे घृणा करने लगेगा, जिसके ऊपर पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी, इससे बच्चा गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो पदार्थ कैथेक्सिस का मतलब होता है, कैथेक्सिस का मतलब होता है कि प्रेम और घृणा दोनों अवस्थाएं एक साथ होना। और ऑब्जेक्टिव कैथेक्सिस का मतलब होता है कि जब ये कैथेक्सिस यानी प्रेम और घृणा की भावना किसी पदार्थ या जीव या व्यक्ति से संबंधित हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं, तो यह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कैथेक्सिस। यह फ्राइड ने दिया है दोस्तों ये सिद्धांत। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रकार दिए गए हैं असामान्यता के, वह केवल लक्षणों पर आधारित है, ना कि ये लक्षणों पर आधारित है, ना कि प्रकार पर। तो ये लक्षणों के आधार पर इसको बांट दिया गया है 4 भागों में। तो इसमें प्रकार दे दिया गया है बुक में, लेकिन इसमें कोई असामान्यता में प्रकार का तो कोई योगदान होता नहीं। प्रकार तो उसमें होते नहीं है, मात्रा का होता है जितना भी है, कि अतिरंजित रूप होता है। सामान्य उपस्थिति में जो भी संवेग होते हैं या जो भी व्यवहार होते हैं, उनका अतिरंजित घटा हुआ या बढ़ा हुआ रूप होता है। लेकिन असामान्य व्यवहार के लक्षणों के आधार पर असामान्यता के प्रकार यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। ठीक है, अब इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है मनस्ताप। मनस्ताप के अंतर्गत दोस्तों ऐसे व्यवहार आते हैं जो
सामान्यता से विकृत हुए हों। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैन हो जाना, स्मृति ह्रास होना यानी कि एमनेसिया, कुछ याद ना आना, बहुत ज़्यादा भूल जाना, छोटी छोटी बातों को भूल जाना कि आपने कोई चीज़ कहाँ रखी थी, और पल भर में कुछ भी भूल जाता है व्यक्ति, उसको कुछ पता नहीं होता, कुछ घटनाओं को भूल जाता है, ठीक है। और उसमें ध्यानहीनता की भावना होगी, कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकता, एकाग्र मन से कोई कार्य नहीं कर सकता। असंगत भय होगा यानी फोबिया, उसको बिना किसी छोटी छोटी चीज़ों से डरेगा वो। जैसे मान लीजिए आप रस्सी को सांप समझ लेना, और ऊंचाई से डरना, थोड़े से पानी से भी डरना, उसको हाइड्रोफोबिया हो सकता है। तो असंगत भय का मतलब होता है जिस चीज़ से भय ना हो उस चीज़ से भी भय होना, भयभीत ना होने वाली चीज़ों से भी भय होता है उसको। दूरदर्शिता का अभाव, वह आगे की नहीं सोचता है, वो बस अपना व्यवहार कर देता है, उसको पता नहीं होता भी क्या कर रहा है, ठीक है। अतिरिक्त तनाव, उसका बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, बेवजह के स्ट्रेस में रहेगा, कोई टॉपिक नहीं होगा स्ट्रेस में रहने का और वह स्ट्रेस में रहेगा। छोटी छोटी बातों को माइंड से लेगा, उत्तेजित हो जाएगा, क्रोध, छोटी छोटी बातों पे बेवजह क्रोध करेगा। तो ये सारी चीज़ें मनस्ताप के अंतर्गत आ जाती हैं। दोस्तों, मनस्ताप का जो पेशेंट होता है उसका इलाज ज़्यादा दुर्लभ नहीं होता, उसका बहुत जल्दी इलाज हो जाता है और मनस्ताप का रोगी ठीक भी हो जाता है। तो इसके इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका मनोविक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता का रोगी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, यानी कि ये बहुत ही गंभीर रोग है। मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत स्किज़ोफ्रेनिया आता है, पेशेंट को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, जो चीज़ें हैं नहीं उसको वो दिखाई दे सकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसको डेल्यूजन, हेलुसिनेशन ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो उसको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, स्मेल करता है, टेस्ट का अनुभव करता है, और उसको ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसको सुइयाँ चुभोई जा रही हैं या किसी तरह का भी कोई भी जो चीज़ें हैं नहीं वो उसको दिखाई, सुनाई और महसूस हो सकती हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है आपका, इसमें मनोविक्षिप्तता में पैरानोइया और स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोइया और भी कई गंभीर बीमारियां आती हैं, जैसे उत्साह विषाद, मेलनकोलिया, मानसिक दुर्बलता इसका थर्ड टॉपिक है। मनोविक्षिप्तता का जो रोगी होता है दोस्तों, उसका थोड़ा इलाज में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इसमें बहुत ही लंबा समय लगता है, ठीक है। मानसिक दुर्बलता का रोगी, मानसिक दुर्बलता का रोगी जो होता है वह इसकी IQ होती है 70 से नीचे, ठीक है। 70 से नीचे की जो IQ होती है उसमें 3 लेवल्स होते हैं। पहला है जड़, और दूसरा है मूर्ख, और तीसरा है, एक मिनट, पहला है जड़, दूसरा है मूढ़ और तीसरा है मूर्ख। जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति जो है ये पहले उसमें आता है कि भाई 70 से 71 के उसमें IQ में आता है, और ये अपना जीविका कमा सकते हैं। अगर इनको ट्रेंड किया जाए तो ये अपना जीविका कमा सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से ये अपने जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। और इसके बाद आता है मूढ़। ये अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं, लेकिन ये इनको अपने कार्य करने के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। ये अपने कार्य जैसे खाना खाना है और छोटी मोटी चीज़ें अपने कार्य कर लेना, ये उसके लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, मानसिक दुर्बलता के व्यक्तियों के लिए संस्थाएं खोली हुई हैं, इनमें इनको ट्रेंड किया जाता है। मूर्ख जो कैटेगरी में आते हैं इनका IQ 25 से नीचे का होता है। तो यहाँ
51 से लेकर के 25 तक का या 30 तक का जो भी वो होता है, 25 तक का जो है मूड के अंतर्गत आ जाता है। इससे नीचे के 25 से नीचे के जो व्यक्ति होते हैं वो मूर्ख के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो मूर्ख वाली कैटेगरी के अंतर्गत आती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इनके जीवित रहने की संभावना भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ये ज़्यादा जी नहीं सकते। ठीक है, अब फोर्थ जो टॉपिक आया है आपका इसमें प्रकार में, फोर्थ ये जो प्रकार हैं इसमें पहला प्रकार हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब ये चौथा प्रकार, समाज विरोधी व्यवहार। समाज विरोधी व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन से व्यवहार आते हैं? जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, यानी क्रिमिनल मेंटलिटी। तो इसमें क्रिमिनल माइंड जो व्यक्ति होते हैं उनका अध्ययन आता है कि समाज विरोधी कार्य जो करते हैं उनका इसमें विवरण दिया जाता है। तो ये जो प्रकार होते हैं, जैसे चोरी करना, किसी का मर्डर कर देना, और रेप, लूटपाट जैसी घटनाएं समाज विरोधी व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। इनके लिए अगर बच्चों द्वारा ऐसी हरकतें, ऐसे व्यवहार किए जाते हैं तो इनके लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं दोस्तों, और इनका ऐसे रोगियों के लिए दंड आवश्यक होता है। तो यहाँ सुधार गृह भी बनाए जाते हैं, इनके व्यवहार के अकॉर्डिंग इनका अध्ययन किया जाता है और उनको सुधारने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। तो ये 4 जो टॉपिक हैं ये आपके प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रकार बताए हैं। इसके बाद आ जाता है DSM फोर्थ का वर्गीकरण, DSM का वर्गीकरण। DSM के बाद में DSM फोर्थ का वर्गीकरण लेंगे। DSM के वर्गीकरण में सबसे पहला जो टॉपिक आने वाला है वो DSM थर्ड के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि DSM थर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो वर्गीकरण है वो आपको कराया जाएगा, क्योंकि DSM थर्ड का जो वर्गीकरण है वो बहुत सिंपल है और उसी का वर्गीकरण आपके कोर्स में दिया गया है। उसके वर्गीकरण में DSM का पूरा वर्गीकरण दे रखा है, और वर्तमान का जो DSM फोर्थ का जो पत्रिका है, मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपका जो वर्गीकरण मांगा गया है वो भी मैं आपको आगे करा दूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते जाइए और अपने भी विचार इसमें डालिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए आप जितना हो सके अपना भी उसमें अपनी सोच, अपने विचार भी आप विस्तृत क्वेश्चंस के आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब DSM थर्ड के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण है मैं आपको वो बता दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DSM थर्ड के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण दिया गया है स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा करिए, ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। आपको किस तरह की सामग्री चाहिए मैं लेकर के आ सकूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू।